गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर सेट यानी समुच्चय को आज पढ़ने वाले हैं और ये हमारा पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में किस तरह की चीज़ें होंगी, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला टॉपिक है हमारा समुच्चय। देखो, आपके जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का नाम क्या है? समुच्चय। तो हमें पता होना चाहिए कि समुच्चय किसे कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। देखो, जैसे मान लो आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का संग्रह क्या है? एक समुच्चय है। कोई बाग है, उस बाग में अगर 50 पेड़ है तो 50 पेड़ों का जो संग्रह है वो क्या होगा? एक समुच्चय होगा। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या है? एक सेट है, एक समुच्चय है। ठीक है, इस सेट के बारे में हम और भी डीपली पढ़ेंगे थोड़ा। जैसे कोई भी समुच्चय है, उस समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। कैसे? जैसे हमारे पास ए कोई सेट है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, सेट के लिए जरूरी बात यह है कि कैपिटल लेटर से तो हम इसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और करली ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे। कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, या ऐसा कह सकते हो मंजिला कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। जैसे b इक्वल टू हमारे पास कोई दूसरा सेट है a b c d e, c कोई तीसरा सेट है a e i o u। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं? समुच्चय को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? समुच्चय होगा। जैसे हमारे पास कोई x सेट है और इसके अंदर ये एलिमेंट है a b c d x y z, यहाँ तक इसके अंदर ये एलिमेंट है। तो ये क्या होंगे? हमारे सेट होंगे। अब देखो, कोई भी जो सेट होगा या कोई भी जो समुच्चय होगा उसका निरूपण भी हम कर सकते हैं, और समुच्चय को निरूपित करने की कुछ विधियां भी होती है। चलिए अब हम उन विधियों को पढ़ लेते हैं। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ कि समुच्चय किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा समुच्चय का निरूपण। तो देखो, दो विधियां होती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं समुच्चय का निरूपण। ठीक है, समुच्चय को हम कितनी विधियों से प्रदर्शित कर सकते हैं, समुच्चय को कितनी विधियों से हम निरूपित कर सकते हैं, वो इसका मतलब है। तो इसकी दो विधियां होती है। कितनी विधियां होती है इसकी? दो। पहली विधि के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहली विधि है हमारी सूची विधि। पहली विधि हमारी कौन सी है? सूची विधि। इसका दूसरा नाम भी है तालिका विधि। तालिका विधि। इसका तीसरा नाम भी है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि। तो अभी आपको समझाया है कि जो समुच्चय का निरूपण है, जो समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका है वो क्या है? दो विधि है। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधि है हमारी, पहली और दूसरी। पहली विधि का नाम है सूची विधि या तालिका विधि या रोस्टर विधि, तीनों का मतलब एक ही है। और दूसरी होगी हमारी गुण विधि। गुण विधि, या इसको हम बोल सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो किसी भी समुच्चय का निरूपण दो तरीकों से किया जा सकता है। नंबर एक, हमारे पास क्या है? सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि, तीनों का मतलब एक ही है। और नंबर 2 पे क्या है? गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। देखो, इनके हम एक एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अभी हमने ये 4 सेट लिए हैं, a b c और x, ये सेट लिए हैं। ये सेट सूची विधि में है, रोस्टर विधि में है, तालिका विधि में है। अगर हम इन्हीं को किस फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं? गुण विधि में या समुच्चय निर्माण विधि में। तो देखो हम कैसे लिखेंगे। a की अगर हम बात करते हैं, a इक्वल टू x
सच दैट, ये दो बिंदी का क्या मतलब है, सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक नेचुरल नंबर है, एंड एक्स 1 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमें ऐसे लिखना है। अब देखो इसका मतलब समझते हैं कि क्या मतलब इसका है। ए कोई सेट है, ए सेट के अंदर एक्स कोई एलिमेंट है, ए सेट के अंदर एक्स कोई एलिमेंट है, और वो एक्स एलिमेंट है क्या, वो एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होती है, सभी को पता है, लेकिन कहाँ तक है उसकी हमें कुछ बाउंडेशन भी मिलेगी। तो जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बट लेस देन इक्वल टू 4 है। तो इस बात का मतलब अगर हम निकाल के देखें तो क्या निकलेगा, x की वैल्यू 1 2 3 4 ये तो निकलेगी। तो इसको हम प्रतीकात्मक भाषा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको, प्रतीकात्मक भाषा। एक ऐसी विधि जिससे समुच्चय का निर्माण होता हो उसको हम क्या बोल देंगे, समुच्चय निर्माण विधि बोल देंगे। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर, x is a letter which shows first five letter of English alphabet, ठीक है। तो आपको इस तरह से समझना है कि x एक लेटर है जो प्रदर्शित करता है पहले 5 लेटर्स को, और पहले 5 किसके लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर। या इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि b एक सेट है और b सेट के अंदर x एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट इस प्रकार है, दो बिंदी का मतलब क्या बताया आपको, इस प्रकार है कि x एक लेटर है और वो लेटर 5 लेटर को प्रदर्शित करता है। 5 लेटर किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के, और 5 कौन से लेटर, 5 पहले लेटर। तो 5 पहले लेटर कौन से होंगे, ए बी सी डी ई, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे सी सेट है यहाँ पे, तो सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपको इस तरीके से समझना है। जैसे यहाँ पे x हमारे पास सेट है, तो x को हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज ए इंग्लिश अल्फाबेट लेटर। ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x एक ऐसा एलिमेंट है, x एक ऐसा अवयव है जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के एलिमेंट है। तो इंग्लिश अल्फाबेट के तो एलिमेंट है सारे, ए बी सी डी ई और कहाँ तक, एक्स वाई जेड तक। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने क्या समझा है कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को निरूपित किस तरीके से करते हैं। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 हमने क्या पढ़ी है, तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर विधि, तीनों का मतलब एक ही है। और नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ी है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो इनमें डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर हमने एलिमेंट एक एक अलग अलग करके लिखे हैं, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, तो ये क्या है, हमारी सूची विधि है, तालिका विधि है या रोस्टर विधि है। लेकिन अगर सेट में कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, कुछ भाषा इसमें लिखी हुई है, तब आप उसको क्या बोल सकते हो कि ये हमारी गुण विधि है या समुच्चय निर्माण विधि है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा समुच्चय का निरूपण कि किसी भी समुच्चय को हम 2 तरीके से निरूपित कर सकते हैं। अब हम समुच्चय के टाइप पढ़ने वाले हैं, रिक्त समुच्चय। इस रिक्त समुच्चय को हम दोनों विधियों से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई इक्वल टू, इस तरह से ब्रैकेट लगा के आप शो कर दो, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा हम उसको क्या बोल देंगे, रिक्त समुच्चय बोल देंगे। आपको नाम से क्लियर है कि जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एम्प्टी सेट बोल देंगे या नल सेट बोल देंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। इसको देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में,
phi इक्वल टू x such that x is a natural number, x is a natural number which is less than 1। ठीक है, इसका मतलब समझो ध्यान से। इसमें क्या लिखा है कि phi एक सेट है और phi सेट के अंदर x एक एलिमेंट है, सच दैट वो एलिमेंट इस प्रकार है कि x इज ए नेचुरल नंबर, कि वो x क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, विच इज लेस देन 1, जो कि एक से छोटा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक से छोटी ऐसी कौन सी नेचुरल नंबर है जो आप इसके अंदर रख सकते हो? नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होगी। ये बोल रहा है कि 1 से छोटी नेचुरल नंबर रखो, तो 1 से छोटी नेचुरल नंबर हम नहीं रख सकते। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिला। तो आपको ध्यान रखना है, नल सेट को या रिक्त समुच्चय को हम phi से प्रदर्शित करेंगे, और जिस समुच्चय के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको बोल देंगे हम रिक्त समुच्चय। बात क्लियर? अब अगली बात करते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय नाम से क्लियर है, जिस समुच्चय के अंदर केवल एक एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे? एकल समुच्चय बोल देंगे। कैसे? जैसे कि हमारे पास ये कोई सेट है, इस सेट के अंदर ये एलिमेंट है 1, या B कोई सेट है, इसके अंदर ये x कोई एलिमेंट है। एक एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर है तो वो क्या होगा? एकल समुच्चय होगा। इसको हम लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे C इक्वल टू x सच दैट x इज ए इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर। देखो इवन का मतलब क्या है? सम। प्राइम का मतलब क्या है? अभाज्य। अब देखो इसका मतलब क्या है? C कोई सेट है, C सेट के अंदर x कोई एलिमेंट है। अब ये x है क्या? x इज इवन प्राइम नंबर। जो x है वो सम है, अभाज्य है। अब आप ये बताओ, सम अभाज्य संख्या क्या होती है? सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। सबसे छोटी भी संख्या 2 ही है जो कि अभाज्य है, और सम संख्या भी सिर्फ 2 ही है। 2 से बड़ी कोई भी सम संख्या नहीं होती जो अभाज्य संख्या होती हो। तो इस C के अंदर एक एलिमेंट है, अगर इस C के अंदर एक एलिमेंट है तो हम इसको क्या बोल देंगे? एकल समुच्चय बोल देंगे। ठीक है, तो हमारा एकल समुच्चय कंप्लीट हुआ। अगली बात करते हैं हम परिमित समुच्चय की और अपरिमित समुच्चय की। देखो परिमित का मतलब है फाइनाइट और अपरिमित का मतलब है इनफाइनाइट। तो जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निर्धारित हो या जिन्हें हम गिन सकते हो उसको बोल देंगे हम परिमित समुच्चय। और इसका अपोजिट है एकदम, जिस समुच्चय के अवयवों को ना गिना जा सकता हो, परिभाषित ना किया जा सकता हो, उसको हम क्या बोल देंगे? अपरिमित समुच्चय बोल देंगे। अब आप 2 एग्जाम्पल समझिए ध्यान से। कौन से? यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, परिमित व अपरिमित समुच्चय। परिमित व अपरिमित समुच्चय। जैसे कि हमारे पास ये 2 सेट है, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 10, और B इक्वल टू हमारे पास कोई सेट है 0 1 2 3 ये। ठीक है, आप इन 2 सेट को ध्यान से देखिए। A सेट हमारे पास ऐसा है कि जिसके अंदर 10 एलिमेंट है। ठीक है, काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं, गिनकर बता सकते हैं। और B सेट को आप देखिए, B सेट के अंदर एलिमेंट 0 से स्टार्टिंग है, और हमें तो ये भी नहीं पता है कि एलिमेंट कहाँ तक चलते जा रहे हैं। तो अनकाउंटेबल है, हम उनको गिन ही नहीं सकते। नहीं गिन सकते तो हम क्या बोल देंगे? अपरिमित समुच्चय बोल देंगे। ये हमारा अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, और ये वाला हमारा परिमित समुच्चय है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों समुच्चय हमने किस विधि से निरूपित किए हैं? तालिका विधि से, रोस्टर विधि से या सूची विधि से। हमने इनकी अलग अलग सूची बना रखी है। लेकिन अगर हम इन्हीं दोनों समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि से या गुण विधि से प्रदर्शित करें तो तब कैसे करेंगे? देखो, अगर हम इस A की बात करें, A इक्वल टू
x such that x is a natural number, natural number, x is a natural number which is less than 11। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए सेट के अंदर x कोई एलिमेंट है या x कोई नंबर है और वो नंबर नेचुरल है, प्राकृतिक संख्या है जो कि 11 से छोटी है। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि 11 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब दूसरी बात अगर हम b की करें, b इक्वल टू x सच दैट x इज ए होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या है? पूर्ण संख्याएं। देखो होल नंबर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? पूर्ण संख्या। तो x सच दैट x इज ए होल नंबर, बस ये लिखा हुआ है इसके अंदर। अब आपको पता होगा कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0 से स्टार्ट होंगी। तो 0 1 2 3 4 कहीं लिमिट थोड़ी है इनकी, तो आप गिन थोड़ी पाओगे इनको। तो अगर आप नहीं गिन पाओगे तब हम उसको क्या बोल दें कि b एक इनफाइनाइट सेट है, यानी अपरिमित समुच्चय है। बात समझ में आ रही है? तो अभी हमने क्या कंप्लीट किया? परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। अब हम पढ़ने वाले हैं विसंगीत अथवा असंयुक्त समुच्चय। विसंगीत भी बोलते हैं इसको या असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं, डिसजॉइंट बोल देंगे इसको इंग्लिश में, डिसजॉइंट सेट। तो नाम से एकदम क्लियर है, जो समुच्चय आपस में जॉइंट ना हो किसी भी तरीके से, तब हम उसको क्या बोल देंगे? विसंगीत समुच्चय बोल देंगे या असंयुक्त समुच्चय बोल देंगे। हम 2 सेट लेंगे और 2 सेट की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। a इक्वल टू 1 2 3 4, ये a हमारे पास कोई सेट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है। b इक्वल टू a b c d, b कोई दूसरा सेट है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है। तो a और b में कॉमन कुछ भी नहीं है, a और b में कॉमन कुछ भी नहीं है। a और b एक दूसरे से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए a और b को हम क्या बोल देंगे? विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय बोल देंगे। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी टॉपिक में। कैसे? सपोज ये हमारे पास p कोई सेट है और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास कोई दूसरा सेट है Q, इसके अंदर एलिमेंट ले सकते हैं हम 1 3 6 4 9, इस तरीके से हम एलिमेंट ले सकते हैं। तो 1 3 4 ये 3 एलिमेंट इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़े हुए सेट है। अगर ये आपस में जुड़े हुए सेट है तो हम इनको बोलेंगे संयुक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे हम इनको? संयुक्त समुच्चय। ठीक है, अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि 2 ऐसे सेट असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे, विसंगीत समुच्चय कहलाएंगे, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। बात क्लियर? तो हमारा विसंगीत समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं समतुल्य समुच्चय की। समतुल्य समुच्चय क्या होता है? समतुल्य समुच्चय, देखो 2 ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, उसको हम क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंट सेट बोल देंगे। कैसे? ये a हमारे पास है 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट इसके अंदर है। अब b कोई दूसरा सेट a b c d, ठीक है, ये इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है। तो a और b 2 ऐसे सेट है जिनके अंदर एलिमेंट डिफरेंट तो है, लेकिन 4 एलिमेंट इसके अंदर है और 4 एलिमेंट इसके अंदर है, इसलिए हम इनको बोल सकते हैं कि a और b 2 समतुल्य समुच्चय है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ a इक्वल टू 4, a के अंदर कितने नंबर है, कितनी संख्या है? 4। अब नंबर ऑफ b इक्वल टू कितना? ये भी 4 है, 4 ही तो एलिमेंट है इसके अंदर। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b इक्वल टू कितना? 4। तो हम क्या कह सकते हैं? a समतुल्य है b के। तो आपको ध्यान रखना है, समतुल्य का साइन होगा इस तरह का। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमारे पास ये a कोई सेट है, इसके अंदर है a l a h a b a d, ठीक है।
4 और 4 8 एलिमेंट इसके अंदर है, और B इक्वल टू हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ALHBD। ठीक है, तो 3 और 2 5, हमने 8 एलिमेंट को 5 एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो हमने क्या किया, A 4 बार थे ना, तो हमने A की बार लिखा, फिर LHBD A की बार थे तो एक बार लिख लिया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे A इक्विवेलेंट है B के। आपको यहाँ से एक चीज और सीखनी है कि किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट 2 बार आ गया, किसी एलिमेंट की आवृत्ति 2 बार है, तो आप उसको एक ही बार लिखिए। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या हुआ, समतुल्य समुच्चय। अब हम पढ़ने वाले हैं सम अथवा समान समुच्चय, इक्वल सेट। देखो यहाँ इसी से समझो, आप इसी से समझो। यहाँ पे तो क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, यहाँ पे क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट जो है ना वे भी आपस में इक्वल होने चाहिए। कैसे? जैसे A कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7, ये 4 एलिमेंट है के अंदर, और B कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 7 5 1। ठीक है, तो जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो तो चेंज हो सकता है, आगे पीछे एलिमेंट लिखे हुए आपको मिल सकते हैं, लेकिन एलिमेंट सेम होंगे। एलिमेंट क्या होंगे, सेम। आप चेक कर सकते हो 4 एलिमेंट इसके अंदर, 4 एलिमेंट इसके अंदर, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जो एलिमेंट A के अंदर है वही एलिमेंट B के अंदर है, इसलिए A और B आपस में क्या है, इक्वल सेट है, समान समुच्चय है या सम समुच्चय है। बात समझ में आ रही है? अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि संख्याएं कितने टाइप की होती है। उन्हीं संख्याओं को हम सिंबल की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे और किस लेटर से उसको प्रदर्शित करेंगे वो हमें समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है धन पूर्णांकों अथवा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। धन पूर्णांक हो या प्राकृतिक संख्या हो, उनका समुच्चय क्या होगा, I पॉजिटिव से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या Z पॉजिटिव से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या कैपिटल N से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वो क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आगे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम W से प्रदर्शित करेंगे, W इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे। फिर है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। तो ऋण पूर्णांक को हम I नेगेटिव से या Z नेगेटिव से प्रदर्शित कर देंगे। इसके अंदर सभी एलिमेंट कैसे होंगे, नेगेटिव एलिमेंट रख देंगे हम इसके अंदर, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा, देखो आपने पढ़ा होगा जो पूर्णांक है वे 3 तरह के होते हैं, धन पूर्णांक, प्लस वाले, ऋण पूर्णांक, माइनस वाले, और 0 को हम क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक। तो तीनों टाइप के एलिमेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हम पूर्णांकों के समुच्चय को I से भी या Z से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्या क्या होती है, आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ी हुई है, P/Q की फॉर्म में होगी। P और Q दोनों इंटीजर होंगे, P और Q दोनों कोप्राइम होंगे, और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो उसको बोल देंगे हम परिमेय संख्या, जो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो देखो 2/3 4/9 7/13, मतलब कुछ भी हो सकते हैं इस टाइप की नंबर। तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम Q से प्रदर्शित करेंगे। फिर अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम T से प्रदर्शित कर सकते हैं। और आप ध्यान रखना, जो संख्या परिमेय नहीं होती वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय। तो देखो हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, T इक्वल टू x कोई एलिमेंट है सच दैट, इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू R। R का मतलब है यहाँ पे रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, वास्तविक संख्या है। फिर x डज नॉट बिलोंग्स टू Q। देखो जो ये सिंबल है ना, ये सिंबल है डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सिंबल होगा बिलोंग्स टू, और जो ये सिंबल है वो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इसका मतलब है संबंध रखता है, और इसका मतलब है संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पे जो x एलिमेंट है वो Q से संबंध नहीं रखता, इसका मतलब ये है। और Q का मतलब क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो यानी जो x है वो परिमेय संख्या नहीं है यहाँ पे। अगर x परिमेय संख्या नहीं है तो फिर x कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम R से प्रदर्शित करेंगे।
R4 रियल नंबर, तो इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होंगी, क्योंकि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कॉम्बिनेशन होता है। परिमेय संख्या भी वास्तविक है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है। अब सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, आपका पूरा चैप्टर है ये, आपको पिछले वाली वीडियो में समझाया था, ये हमारा 5वें नंबर का चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं। तो इसका जो सेट होगा उसको हम C से प्रदर्शित करेंगे। C का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो x इक्वल टू a प्लस आई बी। C कोई सेट है, इस C सेट के अंदर एक x एलिमेंट है, x टाइप का एलिमेंट है, और वो x किस फॉर्म में होगा, a प्लस आई बी की फॉर्म में। a और b दोनों रियल नंबर है, a और b क्या है, दो रियल नंबर है, दो कांस्टेंट है, और जो i है ये क्या है, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। i को हम आयोटा बोलते हैं, i का मतलब क्या है, आयोटा। तो इस तरीके से आपको ये सिंबल ध्यान रखने हैं कि i पॉजिटिव का, z पॉजिटिव का और n का मतलब क्या होता है, w का मतलब क्या होता है, i नेगेटिव z नेगेटिव का मतलब क्या होता है, i और z का मतलब क्या होता है, q का मतलब क्या होता है, कैपिटल T का मतलब क्या होता है, कैपिटल R का मतलब क्या होता है, और कैपिटल C का मतलब क्या होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिंबल है, इस सिंबल की पहचान आपको होनी चाहिए, राइट। अब हम देख लेते हैं, देखो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं उप समुच्चय किसे कहते हैं। देखो आपको क्लियर होना चाहिए कि इस उप शब्द का क्या मतलब है। उप का मतलब छोटा, जैसे एक तो राष्ट्रपति होता है और एक क्या होता है, उपराष्ट्रपति, तो उप शब्द का मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारे कंप्लीट हुए समुच्चय, अब हम उप समुच्चय से संबंधित बातें पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारे पास एक कोई सेट है और इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। अब हमें इसके उप समुच्चय निकालने हैं। देखो उप का मतलब क्या होता है, छोटा, और उप समुच्चय को हम समझेंगे किस तरीके से। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है और उस सेट के अंदर 2 3 4 5 कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस सेट का एक एक एलिमेंट लेते जाओ और एक एक सेट बनाते चले जाओ। तो इसको हम क्या बोल देंगे, उप समुच्चय बोल देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या लेंगे हम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए के उप समुच्चय, ए के उप समुच्चय, ठीक है। ए के उप समुच्चय क्या होंगे, देखो इसका एक एलिमेंट ले लो, 1 ले लिया हमने, फिर 2 भी ले लो, फिर 3 ले लो। जैसे हमने एक एक एलिमेंट ले लिया, एक एक एलिमेंट लेने के बाद हमने मंझले कोष्ठ में बंद कर दिया इसको, तो मंझले कोष्ठ में बंद करने के बाद ये खुद भी एक सेट बन गया। अब देखो 2 एलिमेंट ले लो, 1 2, फिर 1 3, और फिर क्या ले लो, 2 3, 2 एलिमेंट भी आ गए। अब तीनों एलिमेंट ले लो एक साथ, 1 2 3, ठीक है। तो हमने पहले तो लिया एक एक एलिमेंट, फिर लिया हमने 2 एलिमेंट, फिर ले लिया हमने तीनों एलिमेंट। तो प्यारे बच्चों अभी आपको एक बात समझाई थी कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, ठीक है। रिक्त समुच्चय, जिस समुच्चय के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जो रिक्त समुच्चय है जिसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, वो सभी का उप समुच्चय होगा। बात ध्यान है, फाई क्या होगा, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होगा। आप इनको काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने उप समुच्चय है, ए के 8 उप समुच्चय है। अभी दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, b इक्वल टू, यहाँ पे ले सकते हैं हम ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं हम b के उप समुच्चय, b के उप समुच्चय। तो देखो जो फाई है, फाई क्या है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय हमें लेना ही पड़ेगा, रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय को उप समुच्चय जरूर होगा। तो फाई, अब एक एक एलिमेंट ले लो, ए, फिर यहाँ पे ले लो बी, एक एक एलिमेंट आ गया। अब इसको भी ले लो, ए और बी। तो आप काउंट करके देखो, 1 2 3 4, तो ये 4 क्या हुए, 4 उप समुच्चय हुए। तो उप समुच्चयों की संख्या का भी एक फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। तो आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n। और देखो 2 की पावर n कैसे, यहाँ पे a के अंदर कितने एलिमेंट थे, 1 2 3, 3 एलिमेंट थे ना, तो 2 की पावर 3 करके देखो कितना मिल गया, 8 मिल गया। यहाँ पे
बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे ना, तो 2 की पावर 2 करके देखो 4, और हमने काउंट करके देखे थे तो हमें कितने मिले थे, 4 मिले थे। तो आप इस तरीके से उपसमुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं। आपके लिए होमवर्क ये है कि A इक्वल टू हमारे पास कोई सेट है और इसके अंदर एलिमेंट है A B C, B हमारे पास कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, आपको इनके उपसमुच्चय निकालने हैं। ठीक है, आपको इनके क्या निकालने हैं, उपसमुच्चय निकालने हैं। इसको आप निकाल के देख लेना। तो उपसमुच्चय हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारा उपसमुच्चय वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय की। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। जैसे हमारे पास A कोई सेट है और A सेट के अंदर x y z 3 एलिमेंट है। A सेट के अंदर x y z 3 एलिमेंट है। A के उपसमुच्चय निकाल दो सबसे पहले। A के उपसमुच्चय, A के उपसमुच्चय, तो A के उपसमुच्चय क्या होंगे, 5, फिर x, फिर y, फिर z। देखो एक एक एलिमेंट तो हमने ले लिया, अब दो दो एलिमेंट ले लो, x y, फिर y z, फिर x z, दो दो एलिमेंट भी आ गए। अब तीनों एलिमेंट एक साथ रख दो, x y z। ठीक है, तो आप काउंट करके देख सकते हो 3 एलिमेंट इसके अंदर है, तो 2 की पावर कितना करो 3, तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या हुए, 8 उपसमुच्चय हुए। लेकिन हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं कि उचित उपसमुच्चय कितने होंगे। तो देखो ना तो हम 5 को उचित उपसमुच्चय बोलेंगे और ना ही हम x y z को उचित उपसमुच्चय बोलेंगे। तो A के उचित उपसमुच्चय, A के उचित उपसमुच्चय क्या होंगे, x y z, x y y z, x z। ठीक है ना, तो दो सेट हमारे यहाँ से कम हो गए। एक तो एक्स वाई जेड हट गया और क्या हटा दिया हमने, 5 हटा दिया। तो देखो ये इनकी उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं हम उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n माइनस 2। आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे पास एक समुच्चय है और उस समुच्चय में n एलिमेंट है तो उपसमुच्चयों की संख्या बताओ, तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या होगी, उपसमुच्चयों की संख्या। और अगर कोई आपसे पूछता है कि उचित उपसमुच्चयों की संख्या बताओ, तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n माइनस 2। दो कम हो जाएंगे, एक तो 5 कम होगा और एक वो इटसेल्फ जो अपने आप था वो भी हट जाएगा वहां से, क्योंकि कोई भी समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय जरूर है। अब उपसमुच्चय का आप सिंबल समझ लीजिए कैसे। देखो ये एक्स जेड है ना, यहाँ पे एक्स जेड, क्या ये वाला एक्स जेड इस वाले एक्स वाई जेड में से ही आया है, बिल्कुल। तो एक्स जेड उपसमुच्चय है। देखिए ये उपसमुच्चय का साइन होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स जेड उपसमुच्चय है एक्स वाई जेड का। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उचित उपसमुच्चय के सिंबल की। तो देखो जो वाई जेड है वो एक्स वाई जेड में से ही आया है, लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट कम है ना, एक एलिमेंट यहाँ पे भी कम था। एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं हम, जैसे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड ये उपसमुच्चय है एक्स वाई जेड का। चेक करके बताओ भाई, एक्स वाई जेड में से ही आया है ना, तो एक्स वाई जेड उपसमुच्चय होगा एक्स वाई जेड का और एक्स जेड भी उपसमुच्चय होगा एक्स वाई जेड का। लेकिन जो वाई जेड है वो उचित उपसमुच्चय होगा। और देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड का उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता। तो उचित उपसमुच्चय की डेफिनेशन क्या है, उचित उपसमुच्चय की डेफिनेशन क्या है, हमें ये समझनी है। उचित उपसमुच्चय के अंदर कम से कम एक एलिमेंट कम होगा, कम से कम एक एलिमेंट कम होगा। जैसे एक्स वाई जेड है ना, तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट भी आया था एक्स, उचित उपसमुच्चय है एक्स वाई जेड का।
हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उचित उपसमुच्चय के अंदर कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए इसके मुकाबले। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए कैसे। सपोज ये हमारे पास ए कोई सेट है 1 2 3 और ये यहाँ पे बी कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2। तो आप यहाँ से क्या आइडिया लगा सकते हैं, जो बी है वो उपसमुच्चय है ए का, जो बी है वो उपसमुच्चय है ए का। क्यों? बी इस ए में से ही आया है और बी के अंदर एक एलिमेंट तो कम है कम से कम, तो बी उचित उपसमुच्चय है ए का। जैसे सी है, सी के अंदर हम लिखते हैं 1 2 3 1 2 3। तो जो सी है वो उपसमुच्चय तो है, सी उपसमुच्चय है किसका? ए का, लेकिन सी जो है वो उचित उपसमुच्चय नहीं है ए का। क्यों? 1 2 3 3 एलिमेंट इसके अंदर है, 1 2 3 3 एलिमेंट इसके अंदर है। उचित उपसमुच्चय के अंदर कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे जो 3 टॉपिक है इनमें हमें डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कर लेना है। उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। यहाँ पे हम सेट की हेल्प से समझते हैं इनको। ए कोई सेट है और 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट है। बी कोई दूसरा सेट है 1 2 3 4 इसके अंदर एलिमेंट है। ठीक है, तो जो ए है वो उपसमुच्चय है बी का। ए क्या है? उपसमुच्चय है बी का। क्यों? ए के अंदर जो ये 3 एलिमेंट है ये बी के अंदर के एलिमेंट से ही उठा के बनाया गया है ये सेट। तो ए सबसेट है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का, लेकिन ए उचित उपसमुच्चय भी है बी का। इसका मतलब है ए उपसमुच्चय है बी का, और इसका मतलब है ए उचित उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, बात करो अधिसमुच्चय की, तो देखो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। देखिए कैसे। ए उचित उपसमुच्चय है बी का, तो बी क्या हुआ? बी अधिसमुच्चय हुआ। ये क्या है? उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। तो बी क्या हुआ? बी हुआ अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय। तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी अधिसमुच्चय है ए का। इसका मतलब क्या हुआ? बी अधिसमुच्चय है, बी अधिसमुच्चय है ए का। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एक चीज और समझते हैं, देखो बी के अंदर 4 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा? 16। बी के उपसमुच्चयों की संख्या होगी 16, उसमें 5 भी शामिल है और उसमें 1 2 3 4 भी शामिल है। ठीक है, अब जो 1 2 3 4 है, ठीक है, ये सबसेट होगा बी का। जितना बी है उतना ये है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। और इसी के साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो फाई है वो किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। जो फाई है वो किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। आपको 2 स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखने हैं। तो हमारा टॉपिक क्या कंप्लीट हुआ? उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय किसे कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं समष्टीय अथवा सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। ए कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। हमारे पास कोई दूसरा सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। सी हमारे पास कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई जेड। और यू हमारे पास कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी एक्स वाई जेड। ठीक है, ये ए बी सी 3 सेट है। इन सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है
वे सभी एलिमेंट इस U सेट वाले एलिमेंट से उठाए गए हैं, इसलिए हम इस U को क्या बोल देंगे, इस U को बोल देंगे हम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो जिस सेट के अंदर सभी एलिमेंट उपस्थित होते हैं उस सेट को बोल देंगे हम समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ गई आपके। अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, अंतराल। ये अंतराल भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, अंतराल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है हमारा बंद अंतराल और एक है हमारा खुला अंतराल। ये जो टॉपिक है हमारा नंबर लाइन से संबंधित है, संख्या रेखा। अब आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ी होगी कि संख्या रेखा क्या होती है। ठीक है, देखिए हमारे पास ये संख्या रेखा है, लेफ्ट साइड में -इन्फिनिटी और राइट साइड में +इन्फिनिटी। तो अंतराल हम दो टाइप के पढ़ने वाले हैं, एक बंद अंतराल और एक खुला अंतराल। इसको हम किसी संख्या की हेल्प से समझते हैं। देखिए कैसे, सपोज x ये कोई नंबर है और ये नंबर बड़ी है 2 से लेकिन छोटी है 5 से। तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2, 5 और दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट। ये नंबर ऐसी भी हो सकती थी कि 2 ≤ x एंड x < 5। तो इसको हम ऐसा लिखते 2, यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। ये संख्या ऐसे भी हो सकती थी 2 x एंड x < 5। तो इसको हम कैसे लिखते 2, 5 कैपिटल ब्रैकेट और इधर स्मॉल ब्रैकेट। फिर ये संख्या ऐसे भी हो सकती थी 2 ≤ x एंड x < 5। तो इसको हम कैसे लिखते 2, 5 और दोनों तरफ कैपिटल ब्रैकेट। अगर आपको ये 4 नंबर समझ में आ गई तो फिर इनमें कुछ नहीं है। देखिए इसका नाम क्या है, इसको हम नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम खुला अंतराल। खुला अंतराल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध संवर्त। अर्ध संवर्त या अर्ध विवर्त अंतराल। अर्ध संवर्त या अर्ध विवर्त अंतराल, इसको भी हम सेम यही बोल देंगे। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे बंद अंतराल। बात समझ में आ रही है। लेकिन इनको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, देखिए पहले वाली को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन है, इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी। 2 और 5 दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है, तो दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट होने का मतलब है कि ना तो 2 शामिल है और ना ही 5 शामिल है। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सपोज 2 है यहाँ पे, और सपोज यहाँ पे 5 है। तो 2 और 5 के बीच में जितनी भी नंबर होंगी वे x की वैल्यू होगी। 2 और 5 के बीच में जितनी भी नंबर होगी वे x की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यदि x बिलोंग्स टू, यानी कि x संबंध रखता है 2, 5 से, तो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 3 होगी और x की वैल्यू 4 होगी। ना तो इसमें 2 शामिल है और ना इसमें 5 शामिल है। अब दूसरे को समझते हैं। दूसरे में 2 के यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट है, तो नंबर लाइन बनाओ सबसे पहले, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी। 2 के यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट है ना, तो इसको होल कर दो, तो इसको क्या कर दो, डार्क कर दो, तो ये 2 है। और 5 के यहाँ तो ओपन है ना, तो 5 के यहाँ पे ओपन कर दो, तो ये 5 है हमारा। तो इसके बीच की नंबर है, तो इसमें क्या फर्क हुआ, इसमें 2 20 शामिल है, 5 शामिल नहीं है। जैसे यदि x बिलोंग्स टू 2, 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन 5 नहीं है। तीसरे वाले को समझते हैं। तीसरे वाले की नंबर लाइन, ये हमारे पास -इन्फिनिटी, ये हमारे पास +इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 के यहाँ पे ओपन, तो 2 के यहाँ पे ओपन कर दो, 2 इसमें नहीं है। फिर 5 क्लोज है ना, तो सपोज यहाँ पे 5 है, तो इनके बीच की नंबर यहाँ पे हमें मिलेगी, ये इनके बीच की नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि x बिलोंग्स टू 2, 5
तो क्या होगी x की पॉसिबल वैल्यू 3, 4, 5, यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट, तो 2 तो कितनी होगी 3, 4, 5 होगी। अब फोर्थ, ये हमारे पास कोई संख्या रेखा है -∞ +∞, तो देखो दोनों तरफ कैपिटल ब्रैकेट है ना, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ डार्क करेंगे, ये 2 हुआ और ये यहाँ पे 5 हुआ, तो 2 और 5 के बीच में जितनी भी नंबर पड़ेंगे वे तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन 2 और 5 भी हम लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यदि x बिलोंग्स टू 2, 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। तो ये अंतराल का मतलब होता है। बात समझ में आ गई होगी आपके। अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो डिजिट उसके अंदर नहीं है, और अगर कैपिटल ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो डिजिट भी उसके अंदर है। उनके बीच में जितनी नंबर आती है वे सब नंबर तो इंक्लूड करनी है हमें, ठीक है, वे सभी नंबर शामिल जरूर होंगी। बात समझ में आ गई। तो ये पढ़ा हमने अंतराल के बारे में। ध्यान रखना है आपको, अंतराल हम बहुत जगह पढ़ने वाले हैं, 12th क्लास में भी आपका अंतराल काम आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपके लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चैप्टर को शुरू करने से पहले आपकी समझ में आनी चाहिए। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये आपके काम आएगी आपकी एक्सरसाइज में, तो आप इनको रिवाइज कर लेना। आपको इन्हें अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लेना है, जो भी टॉपिक आपको समझाए हैं। इससे अगले वाली क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।